देहरादून के थानों में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं जयंती के अवसर पर सीएम और बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने नालंदा पुस्तकालय और अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि अटल जी ने अपने कार्यों, विचारों और दूरदर्शिता से हर विषय को एक नई दिशा देने का काम किया है। पूरे विश्व में भारत को परमाणु संपन्न होने का गौरव उन्हीं के समय में प्राप्त हुआ था। सीएम ने कहा कि अटल जी एक अजात शत्रु थे। मैं सबसे पहले तो आज भारतीय राजनीति के सलाहकार पुरुष, ओजस्वी वक्ता, जिनके बारे में बहुत विस्तार से आज यहाँ पर आदरणीय रजत जी ने बताया, हम सबके सामने उनके जीवन के कई अनछुए पहलू जिनको हम नहीं जानते थे, उन्होंने हम सबको बताया। और उनकी आज जन्म जयंती है और देवभूमि उत्तराखंड के लोगों के लिए उनकी जन्म जयंती विशेष है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य की स्थापना किसी और के समय में नहीं हुई, उन्हीं के कालखंड में उत्तराखंड राज्य बना। मैं उनकी जन्म जयंती के अवसर पर उनको बहुत नमन करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। और साथ में हमारे प्रदेशवासियों को सुशासन के प्रतीक स्वर्गीय अटल जी की स्मृति में मनाए जा रहे सुशासन दिवस की भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक कवि के रूप में हो, एक विपक्ष के नेता के रूप में हो, एक वक्ता के रूप में हो, हर विषय को उन्होंने, या एक प्रधानमंत्री के रूप में हो, अटल जी ने अपने कार्यों से, विचारों से, दूरदर्शिता से उन सभी को एक नई दिशा देने का काम किया। पूरे विश्व के अंदर भारत को परमाणु संपन्न होने का गौरव उन्हीं के समय में हमको प्राप्त हुआ। और पूरे जीवन भर, चूंकि मैं लखनऊ में पढ़ा हूं, तो उस दौरान अटल जी के सानिध्य में मुझे भी रहने का अवसर मिला, तो मैंने देखा कि वो एक अजात शत्रु थे। जैसा अभी बताया आपने, नेहरू जी के बारे में बताया, सीताराम केसरी जी के बारे में बताया, अनेक ऐसे उदाहरण हैं। उनका एक विशाल हृदय था और भारतीय राजनीति में और भारतीय राजनीति के क्षितिज में बिरले ही ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने अनेक विपरीत परिस्थितियों में काम किया, लेकिन कभी अपना धैर्य नहीं खोया, कभी संतुलन नहीं खोया और जो काम थे उनको पूरा किया। चाहे अपने जीवन में कितनी भी कठिनाई रही हो, उन्होंने कभी अपनी कठिनाइयों को, अपनी व्यक्तिगत परेशानियों को अपने सामाजिक कामों में, देश के कामों में कभी उसके बीच में नहीं आने दिया। और उनकी लिखी कविताएं आज भी हम सभी को कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य पर, पथ पर चलने की प्रेरणा देती हैं। जब वो कहते हैं, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो निश्चित रूप से हम सबके हृदय में जोश उमड़ने लगता है, हम सबको प्रेरणा मिलती है। भाइयों बहनों, अटल जी का हमारे राज्य से बहुत गहरा लगाव रहा है और इसीलिए उनके समय में, लंबे समय से जो हम सब उत्तराखंड वासियों की अभिलाषा थी, हम सब की इच्छा थी, जिसके लिए अनेक अनेक आंदोलन हमारी माताओं बहनों ने किए, नौजवानों ने किए, और अटल जी ने इस उत्तराखंड वासियों की भावनाओं को समझते हुए, उसका आदर करते हुए हमको, हमारा जो सपना था उत्तराखंड राज्य, उस सपने को साकार किया। हम सभी के लिए आज ये गर्व का विषय है कि स्वर्गीय अटल जी की जयंती के ऐतिहासिक अवसर पर इस लेखक गांव में आज 72 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की स्थापना और नालंदा पुस्तकालय अनुसंधान केंद्र का हम सब उद्घाटन कर रहे हैं। ये विशाल राष्ट्रीय ध्वज अटल जी की जो राष्ट्र प्रथम की भावना है, उसको जन जन में जागृत करने का एक सशक्त माध्यम बनेगा, हम सबको प्रेरणा देगा।
कि राष्ट्र के प्रति हमारा जो दायित्व है हम उस सबको पूरा करें। और यहाँ निर्मित नालंदा पुस्तकालय एवं अनुसंधान केंद्र न केवल विचारों और एक सृजनशीलता का केंद्र बनेगा, बल्कि देश भर के लेखकों के लिए भी एक प्रेरणा का केंद्र बनेगा, जिसको आदरणीय निशंक जी ने अटल जी के विचारों से प्रेरित होकर इसको आगे बढ़ाया है। भाइयों, हम सभी जानते हैं स्वर्गीय अटल जी का योगदान केवल राजनीतिक सीमित नहीं था, वे एक लेखक और विचारक भी थे। और आज जब हम इस लेखक गांव को देखते हैं तो हमें देश प्रेम, साहित्य सृजन और शिक्षा के प्रति अटल जी की जो प्रतिबद्धता थी उसको आगे बढ़ाने का एक गंभीर प्रयास यहाँ पर इस लेखक गांव के माध्यम से किया गया है। देवभूमि उत्तराखंड में स्थित लेखक गांव अपने शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य के कारण साहित्य और कला के साधकों के लिए एक प्रेरणा का अटल स्रोत बन गया है। मैं इस गांव को विकसित करने में अपना योगदान देने वाले सभी महानुभावों को बहुत हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन सबको शुभकामनाएं देता हूं और विशेषकर हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रतिष्ठित सहायक बड़े भाई आदरणीय निशंक जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इस गांव की स्थापना की है। आज ये गांव अतीत की गूंज, वर्तमान की ऊर्जा और भविष्य की संभावनाओं को एक मंच पर लाने का एक प्रमुख माध्यम बन रहा है। इसी क्रम में आज इस पावन भूमि पर ये व्याख्यान माला का भी शुभारंभ हुआ है, जो निश्चित रूप से हमारे विचारों, संवादों और चिंतन के आदान प्रदान का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र साबित होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मंच न केवल अटल जी की महान विचारधारा को आगे बढ़ाएगा, बल्कि आने वाली हमारे आने वाले नौजवान हैं, युवा हैं, विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए भी एक मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत। रुक करेंगे अगली खबर का। नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार बैठकें कर रही है। अभी तक कुमाऊं और गढ़वाल मंडलों के पर्यवेक्षकों की बैठक हो चुकी है। ऐसे में अब बीजेपी अंतिम दौर की बैठक करेगी, जिसमें सांसदों और पूर्व मुख्यमंत्रियों की 7 प्रत्याशियों के चयन को लेकर रायशुमारी होगी, जिसके बाद चुनाव समिति की बैठक होगी और प्रत्याशियों पर अंतिम मुहर लगेगी। अपने वरिष्ठों के साथ, माननीय पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ में, माननीय सांसदों के साथ में कल परामर्श करेंगे और चुनाव समिति के विषय में भी तय करेंगे कि कल रात्रि को बैठना है या परसों बैठे। चुनाव समिति या परसों सुबह हम लोग बैठ करके फिर जो सबके सुझाव होंगे उनको कंक्लूड करके, सभी वरिष्ठ लोग हैं। निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा से पहले बैठकों का दौर जारी है, जिससे लग रहा है कि पार्टियों को प्रत्याशी के चयन के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। वहीं बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का दावा है कि निकाय चुनाव में बीजेपी ही जीत हासिल करेगी। आदित्य कोठारी ने कहा कि कांग्रेस के पास कहीं कोई प्रत्याशी नहीं है और बीजेपी जल्द ही प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर देगी। भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी दावेदारी बहुत जोर शोर से हो रही है। एक सीट पर 2-2 दर्जन भी दावेदारी कर रहे हैं वरिष्ठ नेतागण। तो हर कोई जो है चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति जीत की ओर जाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि मैं जिताऊ पार्टी के साथ में जाऊं। तो इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी भरमार है प्रत्याशियों की, और इससे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी भी हैं, दमदार कैंडिडेट भी है और जीत का भरोसा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन आरक्षण की अंतिम सूची पर कांग्रेस अभी भी सवाल उठा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने निकायों में आरक्षण की अनियमितता पर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बीजेपी ने अपने हिसाब से सीटें तय की हैं। हालांकि बीजेपी इस आरोप को बेबुनियाद बता रही है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि कांग्रेस के आरोप में कोई दम नहीं है। कांग्रेस मुद्दा विहीन है, उन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, इसलिए वो ऐसे आरोप लगा रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई भी निकाय नहीं है जहां हमारे 5-5, 7-7 कम से कम जो है दावेदार हैं। और ये इस बात को दर्शाता है, ये इस बात का लक्षण है कि भारतीय जनता पार्टी आज मजबूत स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी से जो दावेदारी कर रहा है उसको ये पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट का मतलब हम चुनाव जीतेंगे। तो इसलिए कांग्रेस इससे घबरा करके, भयभीत होकर के इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप लगा रही है। और जो भी आरक्षण तय हुआ है उसमें चाहे आपत्तियों के बाद हुआ है या पूर्व में हुआ है, वो बिल्कुल तथ्यात्मक तरीके से हुआ है, पूरी छानबीन के बाद हुआ है। और जो नियम है निकाय का जो एक्ट है उस एक्ट के अनुसार ही आरक्षण तय हुआ है। कांग्रेस काफ़ी लंबे समय से होमवर्क भी कर रही थी, आप सबके संज्ञान में है। और बीजेपी ने कल जो आरक्षण में परिवर्तन किए हैं वो बड़ी चालाकी से और बहुत ही धूर्तता के साथ किए हैं। जहाँ जहाँ उनको खुद की कमज़ोरी लग रही थी वहाँ अपने मन मुताबिक किए हैं। यहाँ तक कि कुछ क्षेत्रों में लगातार चौथी बार महिला सीट कर दी गई है। इस तरीके के अनेकों अनियमितताएं देखने को आ रही है। कई मतलब बीजेपी पूरी गंदगी इस इलेक्शन में करने की मूड में दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस पूरी ताकत से इस चुनाव को लड़ेगी। और हम लोग हरिद्वार की ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने क्षेत्र में लगातार मिल रही शिकायतों के आधार पर मेडिकल स्टोर्स पर सख्त कार्रवाई का सिलसिला जारी रखा है। रुड़की के मंगलौर में आलम मेडिकल स्टोर पर पहले की गई छापेमारी के दौरान नारकोटिक्स दवाइयों की अवैध बिक्री का मामला सामने आया था। इस पर ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर के मालिक को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। नोटिस का कोई जवाब न मिलने पर बुधवार को आलम मेडिकल स्टोर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि अगर लाइसेंस रद्द होने के बाद भी आलम मेडिकल स्टोर खुला तो मेडिकल के मालिक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर कोतवाली मंगलौर पुलिस को भी सूचित कर दिया गया है। थाना क्षेत्र में आके मेरे द्वारा यहाँ पे कुछ मेडिकल स्टोर चेक किए गए हैं। हालांकि बहुत सारे मेडिकल बंद हो गए थे और जो आलम मेडिकल स्टोर है वहाँ पे हमारे द्वारा 2 माह पूर्व एक कार्रवाई की गई थी। उसको जो है वहाँ से कुछ नार्कोटिक दवाइयाँ पुलिस टीम के साथ पकड़ी गई थी। आज उसका लाइसेंस जो है ड्रग जो है हमारे ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा कैंसिल कर दिया गया है और उसे वो बाय हैंड वहाँ पे जाकर के हमारे द्वारा उसे प्राप्त कराया गया। और पुलिस पे अभी मेरे द्वारा एप्लीकेशन भी दी गई है कि अगर वो खुला पाया जाता है तो उस पर अपने स्तर से वो कार्रवाई कर। निकाय चुनाव की तारीखें सामने आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी मुख्यालय में उम्मीदवारों की भीड़ जुटने लगी है। नगर निकायों के कई पदों पर उम्मीदवार भारी संख्या में दावेदारी पेश कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मेयर के नाम को लेकर कई उम्मीदवार पहुंच रहे हैं। अब तक देहरादून मेयर के लिए कांग्रेस में 19 उम्मीदवार अपनी दावेदारी पेश कर चुके हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश मीडिया कोऑर्डिनेटर राजीव माहेश्वरी ने बुधवार को देहरादून मेयर के लिए दावेदारी पेश की। इसके बाद उन्होंने कहा कि शहर की व्यवस्था सुधारने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। चुनाव जीतने के बाद स्मार्ट सिटी से शहर की दुर्गति को सुधारने के साथ जन समस्याओं पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। मैं यही कहूँगा कि देहरादून एक बहुत ही खूबसूरत शहर एक समय पे हुआ करता था और इसकी जो पहचान थी पूरे देश में नहीं, पूरे विदेशों में भी इसकी जो पहचान थी पूरे संसार में, वो एक खूबसूरत नगर की थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में देखने में आया कि यहाँ यातायात की समस्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जल प्रबंधन और जल निकासी की समस्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा तमाम चीज़ें जो हैं बुरी तरीके से चरमराई हुई हैं। तो ये जो छल जनता के साथ स्मार्ट सिटी और इन चीज़ों पे किया गया है, इसको उजागर करने के लिए हमने भी जो है ऐसा ठाना है कि हम इसमें एक बार प्रयास करें मेयर पद के लिए। यदि पार्टी हमें मौका देगी, हम पार्टी का जो है जो भी निर्णय होगा वो हमारे लिए सर्वोपरि है। यदि पार्टी हमें इसका जो है एक तरीके से अवसर प्रदान करेगी तो हम पूरी तरीके से, क्योंकि हमारे पास एक रोड मैप भी है, हम इस शहर की जो दुर्दशा है, जो निवर्तमान बोर्ड ने जो यहाँ पर जो हमारे जो उच्च अधिकारी थे या जो भी वहाँ पर उच्च पदों पर बैठे थे, उन लोगों ने जो दुर्दशा करी उसको हम सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे।
प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का घोषणा होते ही राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस में दावेदारों की लंबी कतार लगी हुई है, इसलिए दोनों ही पार्टियों में प्रत्याशियों के नामों की घोषणा में समय लग रहा है। प्रत्याशियों के नामों पर मंथन के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि 26 दिसंबर तक ज्यादातर कार्यकर्ताओं के टिकट भी घोषित कर दिए जाए। वहीं बीजेपी में भी ज्यादातर प्रत्याशियों के नामों को लेकर बैठकों का दौर जारी है। इन्हीं बैठकों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि नाम के पैनल पर चिंतन मंथन हो रहा है। पब्लिक सर्वे के आधार पर लगभग 1-2 दिनों में प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। देखिए प्रत्याशियों के हमारे चुनाव मंडल की हमारे 3 नाम का पैनल हो चुका है। कल ही हमने पब्लिक सर्वे के लिए नाम भेज दिए। आज हमारे गढ़वाल मंडल के प्रत्याशी के पैनल कंप्लीट बन जाएंगे। वार्डों से हमारी चर्चा हो रही है और मैं कह सकता हूँ कि आज गढ़वाल के पैनल बनने के बाद और एक पब्लिक सर्वे के बाद हम लोग 2-3 दिन के अंदर अपने प्रत्याशी की घोषणा करेंगे। 28, 29, 30 नामांकन तिथि है, उससे पहले एक कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि हम 26 तक मैक्सिमम लोगों के टिकट डिक्लेयर कर दें और जिनमें थोड़ा हैसल होगा या कहीं इस तरीके की बातें होंगी क्योंकि समय बहुत कम है तो हो सकता है एक दिन। चंपावत से खबर है, जहां जिला मुख्यालय स्थित बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में धूमधाम से मनाई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। मौके पर निवर्तमान पालिका अध्यक्ष विजय वर्मा, नगर अध्यक्ष सुनील पुनेठा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। गठबंधन की सरकार होने के बावजूद उन्होंने निश्चित रूप से ऐसे काम किए जो भारत में एक हिला देने वाले थे। जैसे कारगिल के युद्ध के बाद सैनिकों के शवों को, उनके शहीदों को शव को उनके घरों तक पहुंचाना, उनके लिए ताबूत बनवाना, स्वर्णिम चतुर्भुज जैसी सड़कों का निर्माण कराना, 1 रुपये डीजल और पेट्रोल पर सेस बढ़ा के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को साकार करना। आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना माननीय अटल जी के समय की देन है। उसके कारण आज सारी हमारी ग्रामीण सड़कें ग्रामीणों से जुड़ चुकी हैं, जिससे आम जनता को लाभ हो रहा है। आने वाले समय में ये सड़कें और ज़्यादा बनेंगी। अटल जी का अपना कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल रहा है, जिसको देशवासी आज भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सराहनीय कदम से पैरालाइज्ड मरीज को हेली एम्बुलेंस के जरिए उनके गांव डुमक पहुंचाया गया। आपको बता दें कि चमोली के डुमक गांव के रहने वाले भवान सिंह गंभीर रूप से पैरालाइज हो गए थे। पिछले कुछ समय से उनका इलाज ऋषिकेश एम्स में चल रहा था। उनकी बीमारी बेहद गंभीर होने की वजह से डॉक्टरों ने उन्हें घर ले जाने की सलाह दी। पैरालाइज मरीज की स्थिति नाजुक होने और डुमक गाँव सड़क से करीब 6 किलोमीटर दूर होने की वजह से मरीज को गांव पहुंचाना मुश्किल था। जब मामला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संज्ञान में आया तो उन्होंने चमोली जिले के जिलाधिकारी संदीप तिवारी को मरीज को सकुशल घर पहुंचाने के लिए हेली एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के निर्देश दिए, जिससे मरीज को निःशुल्क हेली एम्बुलेंस सेवा से गांव वापस पहुंचाया गया।
चमोली के डुमुक गांव में पिछले 35 दिनों से सड़क की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे ग्रामीणों ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया है। ग्रामीणों ने प्रशासन के आश्वासन के बाद अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले 17 साल से ग्रामीण शासन प्रशासन से सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क न होने की वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं अब आचार संहिता के चलते और प्रशासन के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने फिलहाल अपना धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। सड़क के लिए जो है 111 दिन जो है गांव डुमक में बैठे थे। जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो 19 नवंबर से हम लोग यहां पर आए और यहां पर धरना दिया। धरना ही नहीं, भूख हड़ताल करी और प्रशासन ने अच्छा सहयोग किया था। जिला प्रशासन ने तो बहुत अच्छा सहयोग किया, लेकिन तो वो कछुआ गति से हमारी फाइल आगे बढ़ रही है। एक एस्टीमेट बना तो है, हम भी गए थे देहरादून, तो वो बड़ी मुश्किल से वो शासन में पहुंचा है। तो यदि आचार संहिता नहीं लगती तो हम लोग यहाँ से उठते नहीं और हम लोगों ने शांतिपूर्ण यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया। 37 दिन से डुमक कलगोट के जो ग्रामीण यहाँ पे सड़क के लिए बैठे हुए थे, तो आज मेरा भी सौभाग्यवश यहाँ पे भगवान की कृपा से यहाँ पे इनके बीच में आना हुआ। और तो मैंने आपसे और माननीय डीएम साहब से भी अनुरोध किया और साथ में जो पीएमजीएसवाई के जो एसए साहब हैं उनको भी यहाँ पे बुलाया गया और उनसे एक ये आश्वासन मिला कि हमने जो नया जो अलाइनमेंट का है उसका एस्टीमेट हमने शासन को भेज दिया है और जल्द ही शासन इसको